बच्चों, आज हम गणित कक्षा 6 अध्याय 6 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले दिया है पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 132। इसमें दिया है आइए पता लगाएं। इसमें पहला प्रश्न है लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, ये खाली स्थान दिए हुए हैं, यहाँ पर हमें खाली स्थान भरना है। तो चलिए हल करेंगे। ए वाले का यहाँ पर देखिए हल करेंगे तो उत्तर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो पहले में यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बी वाले का उत्तर है क्या है, 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से वर्ग का परिमाप निकालेंगे, 4 गुणित भुजा की लंबाई। यहाँ पर मान रखेंगे और यहाँ इसको हल करने पर 5 सेंटीमीटर उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद सी नंबर पर आते हैं, आयत का परिमाप। परिमाप क्या है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए, इसका मान रखने पर और इसके बाद हल करेंगे तो यहाँ पर 3 मीटर प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा सी वाले का उत्तर होगा। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। तार के टुकड़े का प्रयोग करके एक आयत बनाया गया है जिसकी भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। यदि तार सीधा करके एक वर्ग बनाया जाए तब वर्ग की एक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो चलिए इसको हल करेंगे। यहाँ आयत का परिमाप निकालेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर 16 सेंटीमीटर। इसके बाद चूंकि तार को सीधा करके वर्ग बनाया गया है तो वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। अब 4 गुणित वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर 16 सेंटीमीटर, इसलिए वर्ग की भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर बटे 4 बराबर 4 सेंटीमीटर। अतः वर्ग की भुजा की अभिष्ट लंबाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 3। यदि एक त्रिभुज का परिमाप 55 सेंटीमीटर है और दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे यहाँ पर हम, त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का योग। तो यहाँ पर देखिए, ये हम त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का योग करेंगे। यहाँ पर योग से हमें क्या परिमाप प्राप्त हो जाएगा, 55 सेंटीमीटर। 55 सेंटीमीटर बराबर ये 35 सेंटीमीटर है तीसरी भुजा की लंबाई, इसलिए तीसरी भुजा की लंबाई 55 सेंटीमीटर। यहाँ पर मान रख देंगे, 21 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। अतः तीसरी भुजा की वांछित लंबाई क्या होगी, 21 सेंटीमीटर। ये उत्तर हमें मिल जाएगा। अगला है प्रश्न 4। एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 150 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है। पार्क के चारों ओर 40 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। पार्क की लंबाई बराबर कितनी है, 150 मीटर। पार्क की चौड़ाई 120 मीटर। चूँकि पार्क आयताकार है इसलिए पार्क का परिमाप 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। इसमें मान रखने के बाद यहाँ पर देखिए 540 प्राप्त हो जाएगा। चूँकि बाड़ लगाने की दर बराबर कितनी है, 40 रुपये प्रति मीटर है, इसलिए बाड़ लगाने का व्यय कितना होगा, 40 गुणित 540 बराबर 21,600 रुपये। ये प्राप्त हो जाएगा आंसर। चलिए अगला है 5वां। एक धागे के टुकड़े की लंबाई 36 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात क्या होगी यदि इस धागे से बनाया जाता है। तो ए वर्ग ये प्रश्न दिए हैं ABC। तो चलिए ए वाले को हल करेंगे। चूँकि धागा वर्ग के रूप में है और वर्ग का परिमाप 4 गुणित भुजा, तो भुजा बराबर क्या होगा, यहाँ पर मान रखेंगे तो 9 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। तो क्या ये हमारा 9 सेंटीमीटर उत्तर, भुजा की लंबाई वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। अगला है बी। चूँकि धागा एक समबाहु त्रिभुज के रूप में है, परिमाप 3 गुणित एक भुजा की लंबाई, इसमें मान रखने के बाद 12 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी निकलेगी, 12 सेंटीमीटर। ये उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला है सी। चूँकि धागा एक समषटभुज के रूप में है और समषटभुज का परिमाप 6 गुणित भुजा की लंबाई, इसमें मान रखेंगे हम, हल करेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 6। एक किसान के आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 230 मीटर तथा 160 मीटर है। यह भूखंड के चारों ओर रस्सी द्वारा 3 पूरे चक्कर की बाड़ लगाना चाहता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। किसान के द्वारा प्रयोग की गई रस्सी की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है, हल करेंगे। भूखंड की लंबाई 230 मीटर, चौड़ाई 160 मीटर। क्योंकि भूखंड का परिमाप बराबर क्या होगा,
2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, इसमें मान रख देंगे और यहाँ पर नीचे आएंगे। चूँकि एक चक्कर के लिए रस्सी की लंबाई 780 मीटर निकलेगी, तो इसलिए 3 चक्करों के लिए रस्सी की लंबाई कितनी होगी, 3 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 2340 रुपये प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 133 से 134, माथा पच्ची। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र बना हुआ है, इसमें कुछ दिया है। अक्षी और तोशी एक आयताकार पथ के चारों ओर दौड़ना प्रारंभ करती हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, अक्षी बाहरी पथ पर दौड़ते हुए 5 चक्कर लगाती है, तोशी भीतरी पथ पर दौड़ते हुए 7 चक्कर पूरे करती है। अब वे आश्चर्य कर रही हैं कि कौन अधिक दौड़ी। अब आप यह ज्ञात कीजिए कि किसने अधिक दूरी तय की। चलिए यहाँ पर नीचे आते हैं। तोशी का प्रारंभिक बिंदु ये है और अक्षी का प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर है। चलिए, प्रत्येक पथ एक आयत है। अक्षी के पथ की लंबाई 70 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। इस पथ पर एक पूरा चक्कर लगाने पर 220 मीटर की दूरी तय होगी, अर्थात 2 गुणित 70 धन 40 मीटर बराबर 220 मीटर। यह अक्षी द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी है। आगे है, आइए पता लगाएं। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है, अक्षी द्वारा 5 चक्रों में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करेंगे। यहाँ अक्षी के पथ का लंबाई 70 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर है। चूँकि अक्षी का पथ आयताकार है, इसलिए आयताकार पथ का परिमाप 2 गुणित 70 धन 40। ये यहाँ पर इसमें हमने संख्याएं रख दी। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, हल करने के बाद 1100 मीटर ये उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 2 इसी के अंतर्गत। तोशी द्वारा 7 चक्रों में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अक्षी और तोशी में से किसने अधिक दूरी तय की। हल करेंगे। तोशी का पथ भी आयताकार है, तो तोशी के पथ की लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर। आयताकार पथ का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुणित 60 मीटर धन 30 मीटर। इसको हल करने के बाद क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, 7 गुणित 180 बराबर 1260 मीटर प्राप्त होगा। चलिए बच्चों, इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 1260 मीटर बड़ा है 1100 मीटर से, अतः तोशी ने अधिक दूरी तय की। ये उत्तर हमारा प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 3। सोचिए और निर्देशानुसार स्थितियों को चिन्हित कीजिए। ए दिया है, इसमें बी और सी भी दिया है प्रश्न। इसके बाद डी ई एफ ये सारे प्रश्न दिए हैं। चलिए हल करेंगे ए वाले को। यहाँ पर 250 मीटर बराबर 220 मीटर धन 30 मीटर, अर्थात एक चक्कर और 30 मीटर। इसे आकृति 6.3 में बिंदु ए द्वारा दर्शाया गया है। तो चलिए यहाँ पर देखिए ये आकृति दी हुई है हमारे सामने। चलिए अब नीचे आते हैं, आगे हल करेंगे। ये आकृति बन चुकी है। चलिए अगला है बी, इसके अंतर्गत 500 मीटर बराबर 440 मीटर धन 60 मीटर। तो यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे। 2 गुणे 220 मीटर धन 60 मीटर, अर्थात 2 चक्कर और 60 मीटर। इसे आकृति 6.3 में बिंदु बी द्वारा दर्शाया गया है। चलिए अब सी को हल करेंगे। चूँकि अक्षी 220 मीटर में एक चक्कर पूरा करती है, इसलिए अक्षी 1000 मीटर में चक्कर पूरे करेगी। 1000 गुणित 1/220 बराबर 4.54। अतः अक्षी 1000 मीटर तक अपने पथ पर 4 चक्कर पूरे लगाएगी। अब 4 चक्कर पूरे करने में चली दूरी 4 गुणे 220 मीटर यानी 880 मीटर प्राप्त होगी, और 1000 मीटर पूरा करने के लिए शेष दूरी 1000 मीटर माइनस 880 मीटर बराबर 120 मीटर, अर्थात 70 धन 40 धन 10। अतः अक्षी को 1000 मीटर दौड़ने के लिए पथ के 4 चक्कर पूरे करने के बाद पथ की लंबाई 70 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर के बाद 10 मीटर और दौड़ना होगा। आकृति 6.3 में इसे सी से दर्शाया गया है। अगला है डी। 250 मीटर बराबर 180 मीटर धन 70 मीटर, अर्थात एक पूरा चक्कर और 70 मीटर 60 धन 10। अतः तोशी एक पूरा चक्कर धन पथ की लंबाई बराबर 10 मीटर और दौड़ेगी। इसे आकृति 6.3 बिंदु एक्स से दर्शाया गया है। अब ई पर आते हैं। 5 मीटर बराबर 2 गुणित 180 धन 140, अर्थात 2 पूरे चक्कर और 140 मीटर। 140 मीटर बराबर 60 धन 30 धन 50। अतः तोशी को 500 मीटर दूरी दौड़ने के लिए 2 पूरे चक्कर और 60 मीटर पथ की लंबाई धन 30 मीटर चौड़ाई के बाद 50 मीटर और लंबाई की दिशा में
दौड़ना होगा। इसे आकृति 6.3 में बिंदु 22 से दर्शाया गया है। एफ वाला हल करेंगे। तोसी 180 मीटर में एक चक्कर पूरा करती है, इसलिए तोसी 1000 मीटर में चक्कर पूरे करती है 1000/180 बराबर क्या प्राप्त होगा 5.55 चक्कर। अब तोशी द्वारा 5 चक्कर पूरे करने में चली दूरी बराबर 5 × 180 बराबर 900 मीटर और 1000 - 9 बराबर 100 मीटर। 60 × 30 × 10। अतः तोशी को 100 मीटर दूरी दौड़ने के लिए 5 चक्कर पूरे करने के बाद पथ की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर के बाद 10 मीटर और दौड़ना पड़ेगा। आकृति 6.3 में इसे जेड से दर्शाया गया है। अब आगे चलते हैं। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 134। यहाँ पर दिए गहन सूच। चलिए यहाँ पर प्रश्न दिया है, ये देखिए इतना बड़ा प्रश्न है। चलिए इसको हल करेंगे। भीतरी दौड़ पथ के धावक के लिए, चूंकि पथ वर्गाकार है इसलिए भीतरी दौड़ पथ का परिमाप बराबर 4 गुणित पथ की भुजा। यहाँ पर ये देखिए संख्याएं रखेंगे। दौड़ की दूरी बराबर 350 मीटर प्राप्त होगी, चूंकि परिमाप 400 मीटर है और दौड़ की दूरी 350 मीटर है, इसलिए अवयनिष्ठ समापन रेखा से पहले धावक की प्रारंभिक स्थिति बराबर पथ का परिमाप माइनस दौड़ की दूरी। यहाँ पर संख्याएं रखने के बाद क्या प्राप्त हो जाएगा 50 मीटर। ये उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये चित्र भी बनाएंगे इसी का, इस तरीके से आप भी चित्र बना लें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। बाहरी दौड़ पथ के धावक के लिए यहाँ पर देखिए इसी तरीके से निकालेंगे। बाहरी दौड़ पथ का परिमाप 4 × 150 बराबर 600 मीटर, इसलिए परिमाप 600 मीटर है और दौड़ की दूरी 350 मीटर है। अवयनिष्ठ समापन रेखा से पहले धावक की प्रारंभिक स्थिति पथ की परिमाप माइनस दौड़ की दूरी, तो 600 मीटर माइनस 350 मीटर बराबर 250 मीटर। तो क्या प्राप्त हो जाएगा 250 मीटर, ये उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आगे है प्रश्न। अक्षी का कहना है कि इस त्रिभुज का परिमाप 9 इकाई है। तोशी का मानना है कि यह 9 इकाई नहीं हो सकता, शक्ति और परिमाप 9 इकाई से अधिक होगा। अतः आप सोचते हैं। उत्तर लिखेंगे इसका। अक्षी का कहना है सही नहीं, अक्षी का कहना सही नहीं है कि इस त्रिभुज का परिमाप 9 इकाई है। तोशी का मानना सही है क्योंकि विकर्ण रेखा दोनों सीधी रेखाओं से बड़ी है, अतः त्रिभुज का परिमाप 9 इकाई से अधिक है। इसका सही परिमाप 10 इकाई से अधिक है। ये यहाँ पर इस तरीके से आप बिंदु मिलाकर चित्र बनाएं। आगे है पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 135। इसमें प्रश्न दिया है NCERT पाठ्य पुस्तक में दी गई आकृतियों का परिमाप सीधी और विकर्ण रेखा इकाइयों का उपयोग करके निकालें। हल करेंगे। आकृति 1 परिमाप बराबर 8 सीधी रेखाएं धन 2 विकर्ण रेखा इकाई। आकृति 2 परिमाप बराबर 4 सीधी रेखाएं धन 6 विकर्ण रेखाएं इकाई। आकृति 3 परिमाप बराबर 12 सीधी रेखाएं धन 6 विकर्ण रेखाएं इकाई। आकृति 4 परिमाप बराबर 18 सीधी रेखाएं धन 6 विकर्ण रेखाएं इकाई। आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 136। इसमें प्रश्न दिया है एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज के बीच क्या समानता है। हल करेंगे। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज के बीच भुजाओं की समानता है। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं। चलिए आगे है प्रश्न। नीचे दी गई अन्य सभी व्यवस्थाओं की सीमा की लंबाई अर्थात परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए BCD ये तीनों यहाँ पर चित्र दिए हैं। हल करेंगे। बी आकृति 6.7 की सीमा की लंबाई अर्थात परिमाप बराबर AB धन BC धन CD धन DE धन EF धन FG धन GA बराबर यहाँ पर मान रखेंगे। इसका उत्तर 28 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर ये चित्र बनाएंगे इस तरीके से। चलिए आगे है C नंबर। आकृति 6.8 की सीमा की लंबाई अर्थात परिमाप AB धन BC धन, तो ये सारी सीमा की लंबाई यहाँ पर जोड़ेंगे, मान रखेंगे इसमें 28 सेंटीमीटर। यहाँ पर सारी सीमाओं की लंबाई हमें प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से ये चित्र बनाया जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला है D नंबर का। आकृति 6.9 की सीमा की लंबाई अर्थात परिमाप AB धन BC, यानी सारी सीमाएं यहाँ पर जोड़ लेंगे, सभी में संख्याओं को रखेंगे और प्राप्त होगा 26 सेंटीमीटर। इस तरीके से यहाँ पर भी हम चित्र बनाएंगे इसका। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे है प्रश्न
अगला, उपयुक्त चित्रित दोनों टुकड़ों को व्यवस्थित करके एक आकृति बनाइए जिसका परिमाप 22 सेंटीमीटर हो। हल करेंगे। यहाँ पर देखिए ये चित्र दिया हुआ है। आकृति 6.10 का परिमाप। यहाँ पर देखिए सारी भुजाएं, यहाँ पर सारी देखिए ये सारी सीमाएं यहाँ पर जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद क्या प्राप्त हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 138। आइए पता लगाएं। इसमें प्रश्न 1 दिया है, 25 मीटर लंबे आयताकार बाग का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। इस बाग की चौड़ाई क्या है? हल करेंगे। आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर। आयताकार बगीचे की लंबाई 25 मीटर। चूंकि आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, इसलिए बगीचे की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल लिखेंगे 300 वर्ग मीटर और लंबाई की जगह 25 मीटर। यहाँ पर 25 से 300 में भाग देंगे तो 12 मीटर प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा 12 मीटर उत्तर प्राप्त होगा। अगला है प्रश्न 2। 8 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दूरी से दर से 500 मीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े आयताकार भूखंड पर टाइल लगाने की लागत क्या होगी? हल करेंगे। आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर 500 मीटर, भूखंड की चौड़ाई बराबर 200 मीटर। चूंकि भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई 500 मीटर गुणित 200 मीटर, यहाँ पर ये कितना प्राप्त हो जाएगा? 1 लाख प्राप्त हो जाएगा। चलिए, चूंकि 100 वर्ग मीटर के लिए टाइल लगाने का व्यय 8 रुपये, तो 1 लाख टाइल लगाने का कुल व्यय 8 का गुणा करेंगे और बटे 100 करेंगे तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें 8,000 रुपये प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न है तीसरा। एक आयताकार नारियल वाटिका 100 मीटर लंबी और 50 मीटर चौड़ी है। यदि प्रत्येक नारियल के पेड़ के लिए 25 वर्ग मीटर जगह चाहिए तो इस वाटिका में अधिकतम कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं? हल करेंगे। वाटिका की लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर, इसलिए वाटिका का क्षेत्रफल बराबर 100 गुणित 50 मीटर बराबर 5000 वर्ग मीटर। चूँकि एक पेड़ के लिए जगह 25 वर्ग मीटर, इसीलिए अधिकतम पेड़ों की संख्या 5000 बटे 25 बराबर 200, अतः वाटिका में अधिकतम 200 पेड़ लगाए जा सकते हैं। चलिए अगला है प्रश्न 4। पाठ्य पुस्तक में दी गई आकृतियों को आयताकार भागों में बांटकर उनके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सभी माप मीटर में दिए गए हैं। हल करेंगे। ए आयत एक का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। मान रखेंगे। मान रखने के बाद 8 वर्ग मीटर प्राप्त होगा। इसी तरीके से वर्ग 2 का क्षेत्रफल, यहाँ पर भुजा गुणित भुजा दोनों का मान रख के 9 वर्ग मीटर प्राप्त हो जाएगा। ये यहाँ पर इस तरीके से इसका चित्र बनाया जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आयत 3 का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 2 मीटर गुणित 1 मीटर बराबर 2 वर्ग मीटर। वर्ग 4 का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा 3 मीटर गुणित 3 मीटर बराबर 9 वर्ग मीटर। अतः आकृति का कुल क्षेत्रफल 8 वर्ग मीटर धन 9 वर्ग मीटर धन 2 वर्ग मीटर धन 9 वर्ग मीटर, तो टोटल हो जाएगा 28 वर्ग मीटर। ये उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगला है बी। आयत 1 का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई 3 मीटर गुणित 1 मीटर बराबर 3 वर्ग मीटर। आयत 2 का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई 3 मीटर गुणित 1 मीटर बराबर 3 वर्ग मीटर। आयत 3 का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 3 मीटर गुणित 1 मीटर बराबर 3 वर्ग मीटर। ये इस तरीके से इसका चित्र बनाया जाएगा। अतः आकृति का कुल क्षेत्रफल 3 वर्ग मीटर धन 3 वर्ग मीटर बराबर 9 वर्ग मीटर होगा। अब पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 139 पर आ चुके हैं हम। आइए पता लगाएं। आपकी पाठ्य पुस्तक में आकृति 6.13 दिए गए 10 ग्राम के टुकड़े काटिए। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये चित्र बनाया गया है। अगला है प्रश्न 1। ये आप भी इस तरीके से चित्र बना लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला है, खोजिए पता लगाइए कि कितने टुकड़ों का क्षेत्रफल एक समान है। हल करेंगे। 2 टुकड़ों ए और बी का क्षेत्रफल समान है। फिर प्रश्न 2। आकार डी आकार सी की तुलना में कितने गुना बड़ा है? सी, डी और ई में क्या संबंध है? हल करेंगे। आकार डी आकार सी की तुलना में 2 गुना बड़ा है। आकार सी और ई का क्षेत्रफल समान है, जबकि आकार डी का क्षेत्रफल उनमें से प्रत्येक के क्षेत्रफल का 2 गुना है। अगला है प्रश्न 3। किस आकार का क्षेत्रफल अधिक है? आकार डी का आकार एफ का। अपने उत्तर का कारण बताइए। हल करेंगे। आकार डी दोनों 2 छोटे 10 ग्राम त्रिभुजों से मिलकर बना है। डी का क्षेत्रफल दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। आकार सी और ई के क्षेत्रफल आकार
एफ के बराबर हैं, अतः आकार डी का क्षेत्रफल आकार एफ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अगला है प्रश्न चौथा, किस आकार का क्षेत्रफल अधिक है, आकार एफ या आकार जी का? अपने उत्तर का कारण बताइए। हल करेंगे। आकार एफ और आकार जी का क्षेत्रफल समान है, क्योंकि समचतुर्भुजाकार आकार जी का क्षेत्रफल दो छोटे 10 ग्राम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है और एफ का क्षेत्रफल दो छोटे 10 ग्राम त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर है। अगला है प्रश्न पांचवा, आकार जी की तुलना में आकार ए का क्षेत्रफल कितना है? क्या यह 2 गुना बड़ा है, क्या यह 4 गुना बड़ा है? संकेत यहाँ पर दिए हैं, चलिए यहाँ पर हल करेंगे। आकार जी की तुलना में आकार ए का क्षेत्रफल आकार जी के क्षेत्रफल का दोगुना है। हाँ, यह दोगुना बड़ा है, नहीं यह 4 गुना बड़ा नहीं है। चलिए अगला है प्रश्न 6, क्या अब आप सातों टुकड़ों से बने बड़े वर्ग के क्षेत्रफल को सी आकार के क्षेत्रफल के रूप में लिख सकते हैं? हल करेंगे। हाँ, सातों टुकड़ों से बने बड़े वर्ग के क्षेत्रफल को सी आकार के क्षेत्रफल के रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। आकार डी के क्षेत्रफल 2 गुणे सी आकार का क्षेत्रफल बराबर 2c, आकार ई का क्षेत्रफल आकार सी का क्षेत्रफल बराबर सी, आकार एफ का क्षेत्रफल 2 गुणित आकार सी का क्षेत्रफल बराबर 2c और आकार जी का क्षेत्रफल 2 गुणित आकार सी का क्षेत्रफल बराबर 2c, आकार ए का क्षेत्रफल 2 गुणित आकार एफ का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणित 2c बराबर 4c, आकार बी का क्षेत्रफल आकार ए का क्षेत्रफल बराबर 4c। अब बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ए धन बी धन सी धन डी धन ई धन एफ धन जी का क्षेत्रफल, यहाँ पर देखिए इन सबको मान रखने के बाद 16c प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 7, इन सातों टुकड़ों को व्यवस्थित करके एक आयत बनाइए। अब इस आयत का क्षेत्रफल आकार सी के क्षेत्रफल के रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होता है? अपने उत्तर का कारण बताइए। हल करेंगे। 10 ग्राम के सातों टुकड़ों से बना आयत, यहाँ पर देखिए ये आयत बना हुआ है। इस आयत का क्षेत्रफल आकार सी के रूप में, माना कि आकार सी का क्षेत्रफल बराबर सी, आकार ए का क्षेत्रफल बराबर 4c, आकार बी का क्षेत्रफल बराबर 4c, यहाँ पर 8c आयत का आधा भाग। इसके बाद आकार सी का क्षेत्रफल c, आकार डी का क्षेत्रफल 2c, देखिए ये 8c प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नीचे आते हैं। आयत का कुल क्षेत्रफल बराबर आकार ए धन बी धन सी धन डी धन ई धन एफ धन जी का क्षेत्रफल, यहाँ पर सभी का मान रखेंगे, 16c प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार प्राप्त आयत का क्षेत्रफल बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि 10 ग्राम से बना आयत दिए गए वर्ग 10 ग्राम के उन्हीं 60 टुकड़ों से बना है, अतः इस आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 8, क्या इन 60 टुकड़ों से बने वर्ग और आयत के परिमाप भिन्न है या समान है? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। हल करेंगे। इन 60 टुकड़ों से बने वर्ग और आयत का परिमाप समान होगा, क्योंकि वर्ग के 60 टुकड़ों को व्यवस्थित करके ही आयत बनाया गया है। प्रश्न लिखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 140 पर दी गई आकृतियों को देखिए और अनुमान लगाइए कि इनमें से किसका क्षेत्रफल बड़ा है। हल करेंगे। आकृति बी का क्षेत्रफल बड़ा है। चलिए पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 140 पर आते हैं। इसमें प्रश्न दिया है, निम्न आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए नीचे आते हैं, हल करेंगे। आकृति पूरे वर्ग की संख्या आधे वर्ग की संख्या क्षेत्रफल, तो यहाँ पर देखिए ये निकालेंगे। यहाँ पर पूरे वर्ग की संख्या 3 है, यहाँ आधे वर्ग की संख्या 2 है और क्षेत्रफल यहाँ पर निकालेंगे वर्ग की इकाई का, तो यहाँ 4 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से 2 का 9, 3 का 10 और 4 का 11 प्राप्त होगा। तो ये आप टेबल बना लें बच्चों, अपने फेयर कॉपी में इसको बना लें। चलिए आगे बढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 141, इसमें प्रश्न 1 दिया है, गलियारे के बाहरी फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। माना कि गलियारे की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है, इसलिए गलियारे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई मान रखेंगे तो 450 वर्ग मीटर प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। आपके विद्यालय में खेल के मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। हल। माना कि विद्यालय के खेल के मैदान की लंबाई बराबर 400 मीटर और चौड़ाई बराबर 88 मीटर, इसलिए खेल के मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने पर 35,200 वर्ग मीटर प्राप्त हो जाएगा, ये उत्तर होगा हमारा। अगला है पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 141 से 142, आइए खोजें।
इसमें प्रश्न दिया है, एक वर्गाकार ग्रिड पेपर एक वर्ग बराबर एक वर्ग इकाई पर जितने संभव हों उतने आयत बनाइए जिनकी भुजाएं पूर्ण संख्या हों तथा जिनका क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई हो। इसमें ए दिया है, बी, सी ये प्रश्न दिए हैं। चलिए आते हैं नीचे, हल करेंगे इसको। आकृति 1 का परिमाप 2, 24 धन 1 बराबर 50 इकाई प्राप्त होगा। आकृति 2 का परिमाप 2 गुणे 12 धन 2, यहाँ पर ये 28 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हम चित्र बनाएंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये सारे चित्र आप बनाएं अपनी फेयर कॉपी में। इसी तरीके से वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके आप इसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। आगे आकृति 3 का परिमाप बराबर 2 गुणे 8 धन 3, इसको हल करने के बाद 22 इकाई प्राप्त होगा। आकृति 4 का परिमाप तो 2 गुणे 6 धन 4, 2 गुणे 10 बराबर 20 इकाई प्राप्त होगा। अब इसमें ए दिया है, स्पष्ट है कि आकृति 1 का परिमाप सबसे अधिक है। बी दिया है, आकृति 4 का परिमाप सबसे कम है। सी दिया है, यहाँ आयत का क्षेत्रफल 32 वर्ग सेंटीमीटर है। यहाँ निम्न विमाओं के 3 आयत होंगे। चलिए यहाँ पर 10वां है, एक्स है 30 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर, वाई है 16 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर और जेड है 8 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर। आयत एक्स का परिमाप 66 मीटर होगा हल करने पर। आयत वाई का परिमाप सूत्र में रखने के बाद 36 सेंटीमीटर। आयत जेड का परिमाप 24 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। यहाँ आयत एक्स का परिमाप जिसकी विमाएँ 32 सेंटीमीटर हैं, गुणित 1 सेंटीमीटर है, सबसे अधिक है। आयत वाई का परिमाप जिसकी विमाएँ 8 सेंटीमीटर गुणित 4 सेंटीमीटर है, सबसे कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर में क्या लिखेंगे? हाँ, दिए हुए क्षेत्रफल से सबसे बड़े परिमाप वाले और सबसे छोटे परिमाप वाले आयत का आकार बता सकते हैं। उदाहरण, माना कि आयत का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। इससे बनने वाली आयतों की विमाएँ निम्न है। यहाँ पर देखिए, ये पहली है 36 सेंटीमीटर गुणित 1 सेंटीमीटर, दूसरी 18 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये पाँचों यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसके परिमाप क्रमशः पहला है 74 सेंटीमीटर, दूसरा है 40 सेंटीमीटर, तीसरा है 30 सेंटीमीटर, चौथा है 26 सेंटीमीटर, पाँचवा है 24 सेंटीमीटर। कारण इससे स्पष्ट है कि जिस आयत की लंबाई अधिक है उसका परिमाप अधिक है और जिस आयत की लंबाई कम है उसका परिमाप भी सबसे कम है। आगे है पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 142। इसमें प्रश्न दिया है, जांच कीजिए क्या दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह आच्छादित करते हैं, क्या उनका क्षेत्रफल एक समान है। हल करेंगे। जब दो त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह आच्छादित करते हैं तो वे एक ही आकार और आकृति वाले होंगे। सर्वांग सम त्रिभुज, हाँ उनका क्षेत्रफल एक समान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न पर, अगले प्रश्न पर आएंगे। इसके साथ ही इस प्रक्रिया का प्रयोग करके एक वर्ग की भी जांच कर सकते हैं। क्या आप इस प्रक्रिया से कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यहाँ लिखिए। हल करेंगे। एक कागज के टुकड़े पर वर्ग बनाकर उसका एक विकर्ण बना लेते हैं। विकर्ण से काटकर दो त्रिभुज किए। अब इन त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रखकर देखते हैं कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह आच्छादित करते हैं। निष्कर्ष, पहला है दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है। दूसरा है इस प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अब नीचे दी गई आकृतियों को देखिए, क्या नीले आयत का क्षेत्रफल पीले त्रिभुज के क्षेत्रफल से बड़ा है या बराबर है, क्यों? तो यहाँ पर देखिए ये दोनों चित्र बने हुए हैं। हल करेंगे नीचे आकर। नीले आयत का क्षेत्रफल पीले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है क्योंकि आयत विकर्ण द्वारा दो समान त्रिभुजों में विभाजित है। आयत के दोनों त्रिभुज एक दूसरे को आच्छादित करते हैं। अगला है प्रश्न, क्या तुम नीले आयत एवं पीले त्रिभुज के मध्य और इनके क्षेत्रफल में कुछ संबंध देख सकते हो? यहाँ संबंध लिखिए। हल करेंगे। हाँ, हम नीले आयत एवं पीले त्रिभुज के मध्य और इनके क्षेत्रफल में संबंध देख सकते हैं क्योंकि नीला आयत पीले त्रिभुज के दोनों भाग के बराबर है, अतः नीले आयत का क्षेत्रफल पीले त्रिभुज के बराबर है। आगे है पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 143। इसमें प्रश्न दिया है, पिछली कक्षाओं की अपनी समझ का प्रयोग कर ग्रेड पेपर द्वारा किसी भी बंद आकृति के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। और यहाँ पर देखिए ए बी, यहाँ पर ये प्रश्न दिए हैं, चित्र दिया है। चलिए इसको हल करेंगे। ए वाले को हल करेंगे। नीले त्रिभुज
बी ए डी का क्षेत्रफल बराबर पूरे वर्ग धन आधे से अधिक वर्ग धन आधे से कम। ये यहाँ पर इसको जोड़कर 10 प्राप्त हो जाएगा, 10 वर्ग इकाई क्षेत्रफल। इसके बाद बी है लाल त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल पूरे वर्ग धन आधे से अधिक वर्ग धन आधे से कम वर्ग, इनको जोड़कर 10 वर्ग इकाई प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अतः लाल त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई है, ये उत्तर प्राप्त होगा। इसके बाद इसलिए आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल 20 पूरे वर्ग बराबर 20 गुणे 1 बराबर 20 वर्ग इकाई। अब पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 144 पर आ गए हम। आइए पता लगाएं। इसमें प्रश्न 1 दिया है, NCERT पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 144 पर दी गई आकृतियों को आयत और त्रिभुजों में विभाजित करके क्षेत्रफल ज्ञात। चलिए हल करेंगे। यहाँ पर देखिए ये चित्र बने हुए हैं, इसको ध्यान से देखें। चलिए इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ से हमें हल करना है। इसी तरीके से आप चित्र बना सकते हैं अपनी फेयर रजिस्टर में, इसको जूम करके इसको आसानी से देख सकते हैं अगर आपको दिखाई न दे। चलिए नीचे आते हैं। यहाँ पर देखिए ये टेबल बनी हुई है। इसमें पहला कॉलम है आकृति, दूसरा है पूरे वर्गों की संख्या, तीसरा है आधे वर्गों की संख्या, चौथा है आधे से अधिक वर्गों की संख्या, पांचवा है आधे से कम वर्गों की संख्या, और छठा है क्षेत्रफल वर्ग इकाई, और सातवां है कुल क्षेत्रफल वर्ग इकाई। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये सारी बिंदुओं को हल करके यहाँ पर 24, 25, 48, 16 और 12 प्राप्त हुआ है इनको। तो आप इसको जूम करके अपने बड़ी आसानी से अपनी फेयर रजिस्टर में या फेयर कापी में इसको बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर नोट दिया है, आधे से कम वर्गों की संख्या को क्षेत्रफल की गणना में शामिल नहीं करते हैं। आगे है पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 145 से 146। इसमें दिया है 9 इकाई वर्ग का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को हल कीजिए। प्रश्न 1 दिया है, सबसे छोटा संभव परिमाप क्या होगा? हल करेंगे। सबसे छोटा परिमाप 3 गुण 3 का वर्ग बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। सबसे छोटा परिमाप 3 धन 3 धन 3 धन 3 बराबर 12 इकाई। यहाँ पर देखिए ये चित्र बनाया गया है इसका। इस तरीके से आप भी चित्र बना लें। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है प्रश्न 2, सबसे बड़ा संभव परिमाप क्या है? हल करेंगे। सबसे बड़ा संभव परिमाप 9 गुणित 1 इकाई विमा का होगा। यहाँ पर देखिए ये चित्र बना हुआ है, आकृति 6.21। सबसे बड़ा संभव परिमाप है 1 धन 9 धन 1 धन 9 बराबर 20 इकाई, ये प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला है प्रश्न 3, 18 इकाई परिमाप वाली एक आकृति बनाइए। हल करेंगे। परिमाप बराबर 4 धन 1 धन 2 धन 1 धन 5 धन 1 धन 3 धन 1 बराबर 18 इकाई। चलिए ये यहाँ पर चित्र बना हुआ है, इस तरीके से आप भी इसको हल कर लें। चलिए बच्चों इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 4 है, क्या आप उपरोक्त 3 परिमापों में से प्रत्येक के लिए एक अन्य आकार की आकृति बना सकते हैं, या क्या उस परिमाप से केवल एक ही आकृति बन सकती है? आपका तर्क क्या होगा? हल करेंगे। हाँ, उपरोक्त परिमापों के लिए अन्य आकृति बनाई जा सकती है, क्योंकि आकृतियाँ इकाई वर्ग पर आधारित हैं, अतः अन्य आकृतियाँ बन सकती हैं। उपरोक्त परिमापों के लिए आकृतियाँ निम्न हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये आकृतियाँ दी हुई हैं, इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। यहाँ पर नीचे दिया आकृति 1 का परिमाप 20 मीटर और आकृति 2 का परिमाप 18 मीटर। आगे अगला प्रश्न पर आते हैं। आइए कुछ पेचीदा करते हैं। नीचे एक आकृति दी गई है जिसका परिमाप 24 इकाई है। आकृति के पूरे परिमाप की पुनः गणना कीजिए, बिना अवलोकन किए विचार किए और ज्ञात कीजिए कि एक नया वर्ग आकृति में चित्रानुसार जोड़ दिया जाए तो परिमाप में क्या परिवर्तन होगा। यहाँ पर देखिए ये 4 आकृतियाँ दी हुई हैं, हल करेंगे। एक नया वर्ग चित्रानुसार जोड़ दिया जाए तो परिमाप में 3 इकाई की वृद्धि होकर परिमाप 27 इकाई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आगे बढ़ेंगे। नए वर्ग को विभिन्न स्थानों पर रखिए और सोचिए कि परिमाप में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। क्या आप इस वर्ग को इस प्रकार रख सकते हैं कि परिमाप में ए वृद्धि हो, बी कमी हो, सी समान रहे। हल करेंगे। ए में लिखेंगे इस वर्ग को बाहरी ओर रखने पर परिमाप में वृद्धि होगी। बी लिखेंगे यदि वर्ग को बीच में खाली स्थान पर रखें तो परिमाप में कमी होगी। सी लिखेंगे
समान परिमाप के लिए वर्ग को नहीं रखा जा सकता। आगे 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 चलते हैं। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 146। इसमें प्रश्न दिया है, एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 140 पर दी गई आकृति में चरण के घर का नक्शा दर्शाया गया। यह एक आयताकार भूखंड है। इस नक्शे को देखिए, आपने क्या अवलोकन किया है? कुछ माप दिए गए हैं ए बी। चलिए हल करेंगे। चरण के घर का नक्शा, यहाँ पर देखिए ये घर का नक्शा दिया हुआ है चरण के। आप इसको जूम करके आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 15 गुणित 15 फीट का ये बेडरूम है। इसके बाद 15 गुणित 15 फीट का ये रसोई घर है। ये छोटा बेडरूम है 180 वर्ग फीट का, और ये हॉल है 265 वर्ग फीट का। इसी तरीके से यहाँ भी ये देखिए पार्किंग है, और यहाँ स्टोर रूम है। ठीक है, इस तरीके से ये नक्शा दिया हुआ है। चलिए नीचे आते हैं। इसमें ए नंबर पर आते हैं। पहला है छोटे बेडरूम का चौड़ाई, छोटे बेडरूम की चौड़ाई क्षेत्रफल बटे लंबाई, तो यहाँ 12 फीट प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पर बगीचे की लंबाई 20 फीट, चौड़ाई 3 फीट, क्षेत्रफल निकालेंगे इसका तो 60 वर्ग फीट प्राप्त होगा। तीसरा इसके बाद स्टोर रूम की लंबाई 15 फीट और चौड़ाई 3 फीट, क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा यहाँ पर 45 वर्ग फीट। इसके बाद चौथा है पार्किंग की लंबाई 15 फीट, चौड़ाई 3 फीट, क्षेत्रफल क्या प्राप्त हो जाएगा 45 वर्ग फीट। इसके बाद पांचवा है हॉल का क्षेत्रफल 20 फीट गुणित 12 फीट धन 5 फीट गुणित 5 फीट, तो 265 वर्ग फीट ये प्राप्त होगा। इसके बाद बी है घर की लंबाई 15 धन 5 धन 15 बराबर 35 फीट, चौड़ाई 30 फीट। इसलिए घर का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 35 फीट गुणित 30 फीट बराबर 1050 वर्ग फीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 147 में प्रश्न दिया है, अब शरण के घर की लुप्त माप की इकाइयां और घर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नक्शा नीचे एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में देखें दिया गया है, कुछ माप दिए गए हैं। ए लुप्त माप ज्ञात कीजिए, बी उसके घर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शरण के घर में सभी कक्षों की विमाएं क्या होंगी? शरण और चरण के घरों के क्षेत्रफलों और परिमापों की तुलना कीजिए। चलिए हल करेंगे। शरण के घर का नक्शा। ए एक छोटे बेडरूम का क्षेत्रफल 120 मीटर फीट वर्ग फीट। दूसरा प्रसाधन की लंबाई 5 फीट, चौड़ाई 10 फीट, तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या प्राप्त हो जाएगा इसका 50 वर्ग फीट। इसके बाद तीसरा है स्टोर रूम की लंबाई 7 फीट, चौड़ाई 10 फीट, क्षेत्रफल क्या प्राप्त हो जाएगा 70 वर्ग फीट। ये देखिए यहाँ पर ये इसका नक्शा भी दिया हुआ है, इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें चौथा दिया हाल की चौड़ाई 15 फीट, लंबाई 23 फीट। हाल का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई तो 345 वर्ग फीट प्राप्त होगा। इसके बाद पांचवा है प्रवेश की लंबाई 7 फीट, चौड़ाई 15 फीट, तो इसमें क्षेत्रफल क्या प्राप्त हो जाएगा 105 वर्ग फीट। चलिए बी है शरण के घर का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, तो यहाँ पर देखिए ये 1050 वर्ग फीट प्राप्त होगी। शरण के घर की सभी कक्षों की विमाएं, कक्ष लंबाई चौड़ाई, यहाँ पर मास्टर बेडरूम 12 फीट और चौड़ाई 15 फीट, छोटा बेडरूम लंबाई 12 फीट, चौड़ाई 10 फीट, प्रसाधन लंबाई 5 फीट और चौड़ाई 10 फीट, रसोई घर लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 10 फीट, कक्ष की स्टोर रूम है लंबाई है 7 फीट 10 फीट। तो इस तरीके से ये सारी यहाँ पर लंबाई और चौड़ाइयाँ लिखी हुई हैं। चलिए नीचे देखते हैं। शरण और चरण के घरों के परिमापों की तुलना। शरण के घर का परिमाप बटे चरण के घर का परिमाप, तो यहाँ पर देखिए परिमाप निकालेंगे। यहाँ पर परिमाप निकालने पर 67:65 प्राप्त होगा। क्षेत्रफल की तुलना करेंगे। शरण के घर का क्षेत्रफल बराबर चरण के घर का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर देखिए इसको भी मान रखेंगे तो 1:1 प्राप्त हो जाएगा। अतः शरण और चरण के घरों का क्षेत्रफल समान है, लेकिन परिमाप में 67:65 का अनुपात है। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 148 क्षेत्रफल पहेलियाँ। इसमें प्रश्न दिया है, प्रत्येक आकृति में लुप्त एक भुजा की लंबाई या एक क्षेत्र के क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र दिए हुए हैं, ये देखिए इस तरीके से ये आप जूम कर लें। मैंने यहाँ पर देखिए चारों चित्र दिखा दिए हैं। यहाँ पर आप जूम करके अपनी फेयर कॉपी में इनको बना सकते हैं आसानी से।
सबसे पहले पॉज करना है, फिर इसके बाद जूम करके आप बारी बारी से बना लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आकृति ए में भाग 2 का क्षेत्रफल भाग 1 का 2 गुना है, इसलिए भाग 4 का क्षेत्रफल भाग 3 का 2 गुना है। अतः भाग 4 का क्षेत्रफल बराबर क्या प्राप्त होगा? 2 × 15 मीटर वो 30 वर्ग मीटर प्राप्त हो जाएगा। आकृति बी में भाग ए का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे, इसलिए लंबाई क्षेत्रफल बटे चौड़ाई ये 5 सेंटीमीटर, इसलिए भाग 2 की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर। भाग 1 की लंबाई 3 सेंटीमीटर, चूँकि क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर इसलिए लंबाई 10 वर्ग सेंटीमीटर बटे 2 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर। भाग की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर बराबर 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए भाग की लंबाई बराबर 2 सेंटीमीटर। अतः भाग 3 का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, अतः भाग 3 का अवशिष्ट क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर गुणित 3 सेंटीमीटर। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? गुणा करने पर 9 वर्ग सेंटीमीटर ये उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलिए आकृति सी में यहाँ भाग 2 का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर, चौड़ाई सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। भाग 2 की लंबाई क्षेत्रफल बटे चौड़ाई 7 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। फिर भाग 2 की लंबाई 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए भाग 1 की लंबाई सभी को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो 12 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। भाग 1 का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर, लंबाई 12 सेंटीमीटर। भाग 1 की चौड़ाई क्षेत्रफल बटे लंबाई, इनको हल करने पर 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद भाग 3 की लंबाई यहाँ 4 सेंटीमीटर, भाग 3 की चौड़ाई तो यहाँ पर प्राप्त होगा, यहाँ पर देखिए 4 सेंटीमीटर। इसके बाद अतः भाग 3 का अवशिष्ट क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई तो यहाँ पर 16 वर्ग सेंटीमीटर ये उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगला है आकृति डी में भाग 2 का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर, लंबाई 5 सेंटीमीटर। भाग 2 की चौड़ाई क्षेत्रफल बटे लंबाई तो यहाँ पर 3.6 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। इसके बाद भाग 1 का क्षेत्रफल 3 वर्ग सेंटीमीटर, भाग 1 की चौड़ाई भाग 2 की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तो यहाँ पर 7.6 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। भाग 1 का क्षेत्रफल 38 वर्ग सेंटीमीटर, चौड़ाई 7.6 सेंटीमीटर। अवशिष्ट लंबाई क्षेत्रफल बटे चौड़ाई बराबर 35 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 149 पर आते हैं। आइए पता लगाएं। इसमें प्रश्न 1 दिया है, एक आयत की विमा बताइए जिसका क्षेत्रफल उन दो आयतों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा जिनकी विमाएँ 5 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर और 2 मीटर गुणित 7 मीटर है। हल करेंगे। इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल 5 मीटर गुणित 10 मीटर गुणित 2 मीटर गुणित 7 मीटर, यहाँ पर 64 वर्ग मीटर ये उत्तर प्राप्त हो जाएगा। बने आयत की विमाएँ ये दी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले आयताकार पार की लंबाई 50 मीटर है, पार की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। यहाँ पर पार का क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर, पार की लंबाई 50 मीटर, पार की चौड़ाई क्या होगी? पार का क्षेत्रफल बटे पार की लंबाई तो बराबर 1000 वर्ग मीटर बटे 50 मीटर तो बराबर 20 मीटर प्राप्त होगी। अगला है तीसरा, एक कमरे के फर्श की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है। 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कालीन को बिछाया गया है। फर्श के इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर कालीन नहीं बिछा है। हल करेंगे। फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई 5 मीटर गुणित 4 मीटर बराबर 20 वर्ग मीटर। वर्गाकार गलीचे का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा बराबर 3 मीटर गुणित 3 मीटर बराबर 9 मीटर। उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ गलीचा नहीं बिछा है, फर्श का क्षेत्रफल माइनस गलीचे का क्षेत्रफल बराबर 20 वर्ग मीटर माइनस 9 वर्ग मीटर बराबर क्या प्राप्त होगा? 11 वर्ग मीटर ये उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न चौथा है। चलिए इसको हल करेंगे। नीचे पार का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई 15 मीटर गुणित 12 मीटर बराबर 180 वर्ग मीटर है। चलिए क्यारी का क्षेत्रफल 2 वर्ग मीटर प्राप्त होगा। 4 क्यारियों का क्षेत्रफल 8 वर्ग मीटर होगा। फिर इसलिए लॉन बनाने के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल पार का क्षेत्रफल माइनस 4 क्यारियों का क्षेत्रफल बराबर 180 वर्ग मीटर माइनस 8 वर्ग मीटर 172 वर्ग मीटर ये उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आगे है प्रश्न 5। आकृति ए और आकृति बी के परिमाप का क्षेत्रफल क्रमशः 18 वर्ग इकाई और 20 वर्ग इकाई है। आकृति ए का परिमाप आकृति बी से बड़ा है। दी गई स्थिति को पूरा करती हुई दो आकृतियां बनाइए। हल करेंगे। यहाँ पर देखिए ये चित्र दिए हुए हैं दोनों।
आकृति ए का क्षेत्रफल बराबर 18 वर्ग मीटर। आकृति ए का परिमाप बराबर 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणित 9 धन 2 मीटर बराबर क्या प्राप्त होगा, 2 गुणित 11 मीटर बराबर 22 मीटर। आकृति बी का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर। आकृति बी का परिमाप 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 2 गुणित 5 धन 4 मीटर बराबर 2 गुणित 9 मीटर बराबर 18 मीटर। अतः आकृति ए का परिमाप अधिक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। अपनी पुस्तक के पृष्ठ पर एक आयताकार हाशिया बनाएं जो ऊपर और नीचे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो और बाईं और दाईं ओर से 1.5 सेंटीमीटर दूरी पर हो। हाशिए का परिमाप क्या होगा? हल करेंगे। यहाँ लंबाई बराबर 1 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर 1.5 सेंटीमीटर। परिमाप 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई बराबर 2 गुणित 1 सेंटीमीटर धन 1.5 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणित 2.5 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर। ये उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगला है प्रश्न 7। यहाँ पर हल करेंगे नीचे से। बा आयत का क्षेत्रफल 12 इकाई गुणित 8 इकाई बराबर 96 वर्ग इकाई। ये यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया, इसका ये चित्र दिया है। नए आयत का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित 96 वर्ग इकाई बराबर 48 वर्ग इकाई। नए आयत की विमाएँ -12 इकाई गुणित 4 इकाई, 16 इकाई गुणित 3 इकाई, 8 इकाई गुणित 6 इकाई। इसलिए नए आयत की विमाएँ 8 इकाई गुणित 6 इकाई होंगी, जो 12 इकाई गुणित 8 इकाई आयत के अंदर आ सकेगा। अगला है प्रश्न 8। एक वर्गाकार कागज को आधा मोड़ा गया, फिर वर्ग को 2 आयतों में काटा गया। वर्ग के आधार को न देखते हुए निम्न प्रश्नों में से एक कथन हमेशा सत्य होगा। यहाँ कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर देखिए ये कथन दिए हुए हैं, डी तक हल करेंगे। यहाँ कथन सी सत्य है। आगे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला है वर्ग का परिमाप होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें सही ऑप्शन है तीसरा, 4 गुणित 1 भुजा की लंबाई। अगला है दूसरा, एक आयताकार कागज का क्षेत्रफल 30 वर्ग में सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। कागज की चौड़ाई क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए सही ऑप्शन है चौथा, 6 सेंटीमीटर। इसके बाद तीसरा है एक कक्षा के फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा यदि उसकी विमाएँ 18 मीटर गुणित 15 मीटर हैं। सही ऑप्शन है दूसरा, 270 वर्ग मीटर। अगला है चौथा, एक आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा जबकि पूर्ण वर्गों की संख्या 4 और आधे वर्गों की संख्या 2 है। सही ऑप्शन है तीसरा, 5 इकाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर पर आते हैं। आकृति का परिमाप होगा, इसमें सही ऑप्शन है पहला, 12 इकाई। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर देखिए ये रिक्त स्थान आ चुके हैं। इसमें देखिए पहले रिक्त स्थान में हम भरेंगे, ये यहाँ पर पहला दिया है परिमाप बटे 4। दूसरे रिक्त स्थान भरेंगे हम परिमाप। इसके बाद तीसरे रिक्त स्थान भरेंगे सम आकृतियाँ। चौथे रिक्त स्थान भरेंगे यहाँ पर वर्ग इकाई। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर दिए हैं अन्य प्रश्न। इसमें प्रश्न 1 दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजाएं 8 सेंटीमीटर की हों तथा तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर हो, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। परिमाप बराबर भुजा की लंबाइयों का योग बराबर 8 सेंटीमीटर धन 8 सेंटीमीटर धन 6 सेंटीमीटर, तो 22 सेंटीमीटर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, एक धागे का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबाई का है, इस धागे से एक वर्ग बनाया जाता है, वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। चूंकि धागा वर्ग के रूप में है और वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा की लंबाई, इसलिए भुजा की लंबाई परिमाप बटे 4 बराबर 30 सेंटीमीटर बटे 4 बराबर 7.5 सेंटीमीटर। अगला है प्रश्न 3। एक मेज की ऊपरी पृष्ठ की माप 2 मीटर गुणित 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, मेज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। मेज के पृष्ठ की लंबाई 2 मीटर, मेज के पृष्ठ की चौड़ाई बराबर 1 मीटर 50 सेंटीमीटर बराबर 1.50 मीटर, इसलिए मेज के पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, यहाँ पर मान रखने पर 3 वर्ग मीटर प्राप्त होगा। अगला है प्रश्न 4। हल करेंगे यहाँ से। चूंकि भूखंड की लंबाई 5 मीटर, भूखंड की चौड़ाई 4 मीटर, इसलिए भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 20 वर्ग मीटर। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा, यहाँ पर 1 वर्ग मीटर प्राप्त हो जाएगा, इसलिए 5 वर्गाकार क्यारियों का क्षेत्रफल 5 गुणित 1 वर्ग मीटर 5 वर्ग मीटर प्राप्त होगा। भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल
भूखंड का क्षेत्रफल माइनस क्यारियों का क्षेत्रफल बराबर 20 वर्ग मीटर माइनस 5 वर्ग मीटर बराबर 15 वर्ग मीटर। अगला है प्रश्न 5। एक टाइल की माप 5 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है। एक क्षेत्र को पूर्णतया ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी विमाएँ 144 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर हैं। हल करेंगे। आयताकार टाइल का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 12 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर बराबर 60 वर्ग सेंटीमीटर। आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा 14,400 वर्ग मीटर। अतः आवश्यक टाइलों की संख्या क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर 14,400 बटे 60 बराबर 240 टाइलें प्राप्त हो जाएंगी। चलिए अगला है प्रश्न 6। निम्नलिखित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र दिया है, चलिए हल करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पूर्ण खाने की संख्या धन 1/2 गुणित आधे खानों की संख्या, मान रखने पर 8 खाने प्राप्त होंगे। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई है। अगला है 7वां प्रश्न, हल करेंगे यहाँ से। वर्गाकार पार का परिमाप 4 गुणित भुजा की लंबाई बराबर 4 गुणित 10,000 सेंटीमीटर बराबर 40,000 सेंटीमीटर। चूंकि एक चक्कर में तय की गई दूरी 40,000 सेंटीमीटर, तो 40,000 सेंटीमीटर बटे 100 मीटर बराबर 400 मीटर। इसलिए 8 चक्कर में तय की गई दूरी क्या प्राप्त होगी 3200 मीटर, ये प्राप्त हो जाएगी। चलिए अगला है प्रश्न 8। अपनी कक्षा के फर्श का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। माना कि फर्श की लंबाई बराबर 30 फीट, चौड़ाई बराबर 25 फीट, इसलिए फर्श का परिमाप बराबर 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। आगे है 2 गुणित 30 धन 25 फीट 2 गुणित 55 फीट बराबर 110 फीट, ये उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई 30 फीट गुणित 25 फीट बराबर 750 वर्ग फीट हो जाएगी, ये उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर ये हमारा अध्याय समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।